जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम CDS 1 2023 के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आए हैं अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करें तो। क्वेश्चन का नेचर इजी टू मॉडरेट ही है अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है, खास करके मैक्रो इकोनॉमिक्स, की टर्म्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया है तो ज़्यादातर सवाल आप आसानी से ठीक कर सकते थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, और हालांकि केवल हमने एक ही वीडियो डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स के ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में, बट उससे भी 2-3 सवाल इजीली सॉल्वेबल थे। और कुछ मैंने जो सिविल सर्विसेज और CDS इनकी जब प्रीवियस ईयर की एनालिसिस की थी तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे आपको कंसेप्ट सिखाए थे, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इस क्वेश्चन को इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जा रहा है और इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जब हमने सिविल सर्विसेज की प्रीवियस ईयर एनालिसिस की थी तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फ्लेशन पढ़ा दिया था, इसके टाइप्स बताए थे और किस तरीके से इन्फ्लेशन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो उम्मीद है आपने सिविल सर्विसेज 2021 की इकोनॉमिक्स एनालिसिस मेरी देखी होगी। फिलहाल इस पर बात करते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन को पहले समझ लेते हैं ब्रीफ में। सो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एक ही टॉपिक में पूरा वीडियो चला जाएगा, बट ब्रीफ में मैं आपको समझाता हूँ और इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है वो भी कवर कर लेंगे। देखिए, फिलहाल क्वेश्चन समझते हैं। कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन की जो अवस्था है कौन सी सिचुएशन को इन्फ्लेशन को लीड करेगी। पहला ये कहा जा रहा है कि जो सप्लाई है इसके मुकाबले डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए। दूसरा ये कि जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से घट जाए। स्लग्गिश का मतलब स्लो होता है ना, स्लो ग्रोथ देखने को मिले डिमांड में। तीसरा ये कि मनी सप्लाई ही घट जाए। और चौथा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। सो देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता होगा। जब किसी प्राइस लेवल में, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस लेवल में कंटिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिले तो वो अवस्था इन्फ्लेशन कहलाती है। इन्फ्लेशन की सबसे खास बात ये होती है कि परचेजिंग पावर घट जाती है, ठीक है। और मनी की परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। लेट सपोज पेट्रोल है तो हो सकता है लास्ट मंथ आपने लेट सपोज 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल खरीदा हो और अगले महीने उसकी कीमत जो है वो 110 हो जाए। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे अगर आपको 1 लीटर मिली पेट्रोल तो 110 हो जाने के बाद वो 1 लीटर तो मिलेगी नहीं, राइट। कुछ मिलीलीटर घट जाएगी। तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर अगेन आप 100 में लेते तो कुछ मिलीलीटर घट जाती। इससे क्या साबित हुआ कि सेम मनी आपने पे किया बट यहाँ पे परचेजिंग पावर जो है मनी की वो घट गई। तो ये काफ़ी आसान है। इसके अलावा और भी चीज़ें समझते हैं। हाँ, तो ये बात मैंने लिख दी, हमेशा वैल्यू ऑफ मनी को घटाएगा। इस चीज़ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझते हैं। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस हैं इनमें इंक्रीज किन कारणों से देखने को मिल सकता है, यानी इन्फ्लेशन किन कारणों से बढ़ेगा। बिल्कुल सिमिलर सा सवाल है। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा। लेट सपोज लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाए और तो इससे क्या होगा, गुड्स तो सेम है तो इस कंडीशन में काफ़ी सारा पैसा चेंज कर रहा है कुछ गुड्स को, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ों की कीमतें हैं वो बढ़ जाएगी क्योंकि सामान लिमिटेड है। तो फिर अगर ज़्यादा लोग खरीदने आ जाएंगे और ऊंची कीमतों में तो फिर उनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। देखिए, इकोनॉमिक्स में अगर आप चीज़ें कंसेप्चुअली रिलेट करके चलेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा। फिर दूसरा देखते हैं, एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट अगर घट जाए। अगर कोई लेट सपोज कोई वेजिटेबल है, इसकी आउटपुट ही कम हुई तो मार्केट में कम चीज़ें आ पाई, तो वैसे केस में भी क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएगी यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सेकंड भी सही है। एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। अगर किसी चीज़ की डिमांड घट जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो डेफिनेटली जो शॉपकीपर्स हैं वो उन चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। तो वैसे कंडीशन में भी इन्फ्लेशन हो सकता है। और इस तरह से ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 यहाँ हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इन्फ्लेशन के अंदर भी टाइप्स हैं। जैसे ये सवाल सिविल सर्विसेज 2021 का है और इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त मैंने आपको पूरा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या था, देखिए इंटरेस्ट रेट, ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैसे केस में लोग लोन वगैरह कम लेंगे
और जब लोन कम लेंगे तो लोगों के हाथ में जो मनी सप्लाई है ये घट जाएगा। और इन्फ्लेशन को रोकने का सबसे अच्छा और सबसे मॉनेटरी पॉलिसी में भी इवन हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को रोकने का जो तरीका है वो यही है कि मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाए। तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑब्वियसली इसके कई सारे फैक्टर हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, बट फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये होता नहीं, और इसे आप एलिमिनेट करते तो आंसर फिर निकल करके आ जाता 1, 2 एंड 4। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें कवर की हैं। अगर दोबारा करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो किन सिचुएशन में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है? पहला देखिए क्या कहा जा रहा है कि सप्लाई के मुकाबले जो डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, बिकॉज हमने सिविल सर्विसेज वाले क्वेश्चन में भी देखा, 2013 वाला सवाल आपको याद होगा कि जब डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए और सप्लाई घट जाए तो उस केस में तो इन्फ्लेशन होगा। बिकॉज अगर लोग अगर जो चीज़ें हैं वो कम हैं और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वैसे केस में कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये तो सही है। आगे देखते हैं, स्लगिश ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर डिमांड की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो, तो अगर डिमांड की ग्रोथ स्लो हो तो फिर इन्फ्लेशन कैसे होगा? ये तो उल्टा कंडीशन बन रहा है ना। फिर कम लोग, क्योंकि डिमांड अगर घट रही है तो ऑब्वियसली यहाँ से फिर चीज़ें जो है कीमतें हैं वो घटानी पड़ेंगी, तो इन्फ्लेशन तो होगा नहीं। रिडक्शन इन द मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई घटेगा यानी लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो फिर क्या इन्फ्लेशन की ओर होगा? ऑब्वियसली नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा कह दिया गया। इवन इन्फ्लेशन से कॉम्बेट करने के लिए ही मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है, तो ये तो गलत है। चौथा देखिए, हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है। और अगर आप कंप्लीट क्लैरिटी चाहते हैं तो एनालिसिस देखिए मेरी सिविल सर्विसेज की, बिकॉज इस पर हमने 10-15 सवाल किए हैं इससे रिलेटेड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इवन मैं प्लान कर रहा हूँ कि जितने भी की टर्म्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल करके मैं डिस्कस कर लूँ, बिकॉज और भी इसके अलावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हेल्प टू रेज इंटरेस्ट रेट अनएम्बिगुअसली एंड देयर बाय लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। यानी किस नीति, किस पॉलिसी के तहत जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ जाएगा और इस तरीके से करेंसी की एप्रिसिएशन होगी। एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ये टर्म्स क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। फिलहाल आप इसे देखिए, क्या ये एक्सपेंशनरी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है? क्या ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी है? क्या ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है? या ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है? अब ये सब चीज़ें क्या है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है? जब किसी देश की सेंट्रल बैंक जो है इनकी एक्टिविटीज़ से मनी की क्वांटिटी, क्रेडिट, ये चीज़ें जब प्रभावित होती हैं तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती हैं। तो बहुत ही आसान है। जैसे इंडिया के केस में आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी ओवरऑल फ्रेम करने का काम करती है और इसमें मनी, क्रेडिट, इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है ऑब्वियसली, ताकि महंगाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े और बाकी चीज़ें बैलेंस्ड रहे। और जबकि जो फिजिकल पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से संबंधित है, यानी गवर्नमेंट के बजट और बाकी सारी चीज़ें जिनसे भी मनी रिलेटेड चीज़ें इन्फ्लुएंस हो तो वो फिजिकल पॉलिसी कहलाती हैं। तो जब भी फिजिकल पॉलिसी की बात आए आपके माइंड में गवर्नमेंट आना चाहिए, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की जब भी बात आए तो आपके दिमाग में आरबीआई आना चाहिए। सो देखिए, इसमें भी एक्सपेंशनरी है और कॉन्ट्रैक्शनरी है, तो पहले एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी समझ लीजिए। नाम में ही एक्सपेंशनरी है, यानी यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज देखने को मिलेगा। लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगा। यानी वैसी पॉलिसीज को फ्रेम करना जिनसे मनी सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़े तो वो कहलाता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि मनी सप्लाई जो है ये जब लोगों के हाथ में बढ़ेगा तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगा। ऑब्वियसली जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी चीज़ों की और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट घटेगा। देखिए, ये चीज़ें आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं, ध्यान रखना है आपको। जब भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात आएगी तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट घटेगा लोग ज़्यादा लोन्स वगैरह लेंगे, तो इस केस में क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा। तो और लोगों के हाथ में पैसा बढ़ना यानी मनी सप्लाई का बढ़ना, मनी सप्लाई का बढ़ना यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। हाँ, लेकिन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों के हाथ में अवेलेबल है मनी, इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जब किसी देश की सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास करती है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, तो वो कहलाती है ईजी मनी पॉलिसी या फिर लूज मनी पॉलिसी। ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर कोई सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई है, और अगर वो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है और उस तरह की पॉलिसीज़ को फ्रेम करती हैं, तब वो ईजी मनी पॉलिसी कहलाती हैं।
ठीक इसके विपरीत होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका उल्टा होगा, यानी वहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ रहा था, यहाँ पे डिक्रीज होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, और ये इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना मतलब लोगों के हाथ में जब पैसा कम होगा तो फिर क्या होगा, तब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई होगा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा। और जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा कम हुआ तो उस कंडीशन में जो गुड्स हैं, जो सप्लाई है, वो चेन सही हो जाएगा। हालांकि इसका भी जो आप कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो है ये घट जाएगी, बिकॉज लोग कम चीज़ें खरीदेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में भी स्लो डाउन देखने को मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ जाएगा। तो जब मनी सप्लाई को घटाना हो तो सेंट्रल बैंक उस केस में किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करेंगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या ईजी? तो टाइट मनी पॉलिसी। टाइट मनी पॉलिसी से लोगों के हाथ में पैसा घटेगा और इस तरीके से इन्फ्लेशन को कॉम्बैट किया जा सकेगा। तो ना दोबारा देखिए क्या कहा जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो ये किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी है? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शनरी है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है तो लोग कम लोन लेंगे, तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, और जब मनी सप्लाई कम होता है तो ये किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी होती है? कॉन्ट्रैक्शनरी ना। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ऑप्शन में, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन को देखिए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। यानी जब सरकार डेफिसिट स्पेंडिंग करती है, यानी कम खर्च करती है, और इस कारण से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो कमी देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है? क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, पंप प्राइमिंग या डंपिंग? जरा इस क्वेश्चन पर गौर फरमाइए। ये क्वेश्चन CDS 1 2021 का है। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज। यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के कारण जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो वो क्या कहलाती है? तो इसका देखिए सही आंसर ऑप्शन ए है, क्राउडिंग इन। तो क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट ऑब्वियसली आपस में ऑपोजिट कंसेप्ट हैं। क्राउडिंग इन का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग की इंक्रीज के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए, जबकि क्राउडिंग आउट का क्या मतलब है? क्राउडिंग आउट का मतलब है कि जब गवर्नमेंट की डेफिसिट स्पेंडिंग के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट जाए। तो इसका सही आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए। तो मतलब वही है बात है कि अगर आपने ऑप्शन अच्छे से कवर किया है, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले को कवर किया है, तो आप आसानी से फिर ऐसे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। और जब मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था CDS 1 2021 के टाइम पे, तो मैंने चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए थे। वैसे ये चर्चा में काफ़ी बना रहता है, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अक्सर शिकायतें आती हैं प्राइवेट कंपनीज़ की कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और इसका कारण है कि गवर्नमेंट की डेफिसिट स्पेंडिंग। तो इस वजह से भी ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ। वैसे टर्मिनोलॉजी के ऊपर अक्सर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग से संबंधित सवाल है। ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं नीति आयोग के। पहला ये कहा जा रहा है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज पर पॉलिसीज इम्पोज करना यानी लगाना। दूसरा ये कि नेशनल और स्टेट लेवल पर फंड्स का वितरण करना। और तीसरा ये कि स्ट्रेटजी वगैरह डिज़ाइन करना और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़, प्रोग्राम, इन चीज़ों के फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करना। तो ऑब्वियसली फिर इसका सही आंसर क्या है? क्योंकि फर्स्ट तो गलत है, पॉलिसीज़ वगैरह इंपोज करने का काम नीति आयोग क्यों करेगी? इसके अलावा फंड वगैरह एलोकेट करना बिल्कुल नहीं। और वैसे ये चैप्टर भी है नीति आयोग का आई थिंक, और आपने पढ़ा भी होगा, लक्ष्मीकांत के अंदर भी है, और वैसे भी ये काफ़ी चर्चा में बना रहता है। वैसे ये कॉमन सेंस से भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। केवल आप सेकेंड को ही एलिमिनेट करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन डी 3 ओनली। फंड को एलोकेट करने का काम फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाएगा, नीति आयोग के द्वारा नहीं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के क्वेश्चन में काफ़ी सारे कमिटीज़ वगैरह के क्वेश्चन हैं और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है जिनमें काफ़ी कुछ समझाने को है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी रेलेवेंट मेरे इकोनॉमी के वीडियोज़ हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, और हर कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको साथ में ही कवर करवा दिया जाएगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।